नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संविधान, सत्ता और सिस्टम। संविधान ने जो दो सिस्टम बनाए और उस सिस्टम में सत्ता पाने के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया। लोकतांत्रिक तरीके से जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। सत्ता में जो पार्टी होती है वो अपने तरीके से संविधान के अनुसार ही संसद से कानून पारित करती है और उसी सिस्टम में कई संवैधानिक संस्थानें होती है, लेकिन उस सिस्टम के कुछ पहलुओं पर सत्ता अपना अधिकार नहीं रख पाती, जिसके कारण समस्याएं धीरे धीरे सामने आती है। और यही वजह है 2014 से सरकार बदल गई। 2014 में एक नई सरकार आई और जिसने संविधान के अनुसार ही काम किया, लेकिन जो पहले से सिस्टम चल रहा था, एजेंडा चल रहा था, उसको बदल दिया। और फिर उस सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोग ये कहने लगे सत्ता तो इनके पास आ गई है, लेकिन सिस्टम को बदलने की इनकी कोशिश को नाकाम कर देंगे। और यही वजह है कि इस सिस्टम में सबसे ऊपर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट, उनके जज और फिर उनके साथ बैठे हुए कुछ वकील, ये सब मिलजुल कर सत्ता को परेशान करने की कोशिश करने लगे। और यही वजह है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच संघर्ष इतना बढ़ गया कि राष्ट्रपति को इंटरफेयर करना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने राष्ट्रपति को भी निर्देश देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट के लिए यह परेशानी बनी हुई है कि राष्ट्रपति के एक ऑर्डर, 14 सवाल, वो एक्शन जिसने सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों को हिलाकर रख दिया है। सबकी परेशानी बढ़ गई है कि अब आगे क्या करना पड़ेगा। और इसी वजह से इन लोगों ने कुछ अपने फैसले पलटने शुरू कर दिए, अटकाने शुरू कर दिए और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उसी संवैधानिक इकाई का एक हिस्सा हैं और हम भी उसी सिस्टम में चलना चाहते हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर गुजर गया है, इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से किए, जिसके जवाब देने के लिए ये सारे जज इकट्ठा हो रहे हैं। जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि यह बड़ी संवैधानिक बेंच की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए राष्ट्रपति महोदया ने जो सवाल किए हैं उसको तैयार करने के लिए पूरी टीम बनाई गई थी। जब सीजेआई रहे संजीव खन्ना ने एक आदेश दिया था और उस आदेश में सीधे तौर पर कहा गया था कि राष्ट्रपति के पास जो गवर्नर बिल भेजे हुए हैं उसकी एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। और यह अधिकार इनको किसने दिया? इन्होंने कहा कि यह अधिकार हमें संविधान से मिला है, आर्टिकल 142, और उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बरकरार रखने के लिए, समाज को टोटल जस्टिस, न्याय दिलवाने के लिए किसी के खिलाफ आदेश पारित कर सकती है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने राष्ट्रपति को एक निर्देश जारी किया कि टाइमलाइन तय होनी चाहिए इस बात के लिए कि अगर कोई स्टेट का गवर्नर कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजें तो उसमें उन्हें लौटाने के लिए या उसे मंजूर करने के लिए या उस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए। और यह मामला तमिलनाडु गवर्नमेंट से आया था। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली कि हमारे कुछ बिल अटके पड़े हैं, लगभग 10 बिल की बात की गई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट सुपर एक्टिव मोड में आ गई। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ कि किसी स्टेट में गवर्नर ने कुछ बिल रोके, क्योंकि वो बिल जो स्टेट गवर्नमेंट ने पारित किए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के से कंट्राडिक्टरी था और वो केंद्र सरकार से सीधे टकराव मोल लेना चाह रहे थे। जैसे यूजीसी को लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यहां तक कि यूनिवर्सिटी को लेकर वहां वीसी कौन नियुक्त होंगे, कौन नियुक्त करेगा, इस मामले में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां केंद्र में है, उसकी सरकार किसी स्टेट में है तो वो टकराव की स्थिति चाहता था। और इसलिए ये समस्या जब पैदा हुई तो इन लोगों ने अपने विधानसभा का इस्तेमाल यानी कि दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो फिर गवर्नर, उस पर तो
मुहर नहीं लगा सकते। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। पहले जब आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हुआ करते थे तो वहां भी यही समस्या आई थी। केरल सरकार के कई बिल को उन्होंने रोका था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला, लेकिन यहां तक नहीं पहुंचा था। इस बार सीधे राष्ट्रपति तक पहुंच गया, और जब राष्ट्रपति तक पहुंचा तो उनको भी जवाब देना था, सुप्रीम कोर्ट की औकात बतानी थी। इसलिए एक टीम बैठी और टीम में अटॉर्नी जनरल बेकट रमानी भी थे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। इन लोगों ने कुछ लॉ ऑफिसर को भी नियुक्त किया और फिर सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए गए, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी लीगल मामले में जो पेचीदा हो, संवैधानिक संकट पैदा करने वाला हो, संवैधानिक प्रश्न हो, जिस पर वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है। और इसलिए इसी आधार पर उनसे सवाल पूछा गया। टाइमलाइन के लिए सवाल पूछा गया, उनके जुडिशियरी के अधिकारों के लिए सवाल पूछा गया, राष्ट्रपति और गवर्नर के अपने स्वविवेक के अधिकार के लिए। अब ये मामला ऐसा पेचीदा हो गया है कि इन लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। अब तो आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि गवर्नर का अधिकार क्या है, राष्ट्रपति का अधिकार क्या है, क्या उनके अधिकारों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज क्या राष्ट्रपति को निर्देश दे सकते हैं। यह तो संवैधानिक मसला है और इसमें कोई 2 जजों की बेंच बैठकर फैसला नहीं दे सकती, 3 जजों की बेंच से यह फैसला नहीं होगा, बल्कि एक संवैधानिक पीठ बनानी पड़ेगी। 7 जज मिलकर बैठे, 5 जज मिलकर बैठे, उससे भी बड़े बेंच बनाएं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इन 34 जजों के बीच आजकल हड़कंप मचा हुआ है कि हम सबको राष्ट्रपति ने फंसा दिया। जो भी इस बेंच का मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, इस बेंच का हिस्सा होंगे, उन्हें यह देखना पड़ेगा कि हम जो फैसला दे रहे हैं, जो राष्ट्रपति को हम रिकमेंड कर रहे हैं, अनुशंसा कर रहे हैं उनके पास संवैधानिक प्रश्नों को लेकर, उसका नतीजा आगे क्या होगा। क्योंकि राष्ट्रपति के इन सवालों में एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजों के अलग अलग बेंच में फैसलों में अंतर होता है। एक किसी भी बात के लिए सही मानते हैं तो वो उसी को काट देते हैं। तो कैसे माना जाए कि 2 जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच जो फैसला दे रहा है उसे आगे 5 जजों की बेंच खारिज नहीं करेगा। और यही प्रश्न इन लोगों के लिए खड़ा हो गया है। और तभी सीजेआई बीआर गवई जो अभी अभी आए हैं, जिनको सीजेआई रहे संजीव खन्ना ने ऐसे संकट में डाल दिया कि अब वो अगले 6 महीने के कार्यकाल तक इसी में परेशान रहेंगे। एक तो राष्ट्रपति को निर्देश देकर सीजेआई संजीव खन्ना ने ऐसा काम किया जिसका परिणाम अभी सामने देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर संजीव खन्ना ने जाते जाते 2-3 और काम कर दिए। इन जजों की सारी संपत्ति भी घोषित कर दी और साथ ही यह भी बता दिया कि हमने अब तक जो नियुक्तियां की है सुप्रीम कोर्ट से, जो हम रिकमेंडेशन करते हैं हाई कोर्ट के जज के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, वो कितने रिकमेंडेशन हुए हैं। 400 से ज्यादा रिकमेंडेशन में 200 के करीब रिजेक्ट हुए हैं और उस पर अब एनालिसिस चल रहा है। जानकारी मिल रही है कि जब एग्जीक्यूटिव था, यानी कॉलेजियम सिस्टम से पहले, उस समय फर्स्ट जनरेशन के वकीलों को जज ज्यादा बनाया जा रहा था। जब से कॉलेजियम सिस्टम आया तब से सेकंड थर्ड जनरेशन के वकील जज बन रहे हैं। यानी कि परिवारवाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हावी हो गया है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए उन्हीं डाटा का इस्तेमाल सरकार भी कर रही है। सरकार की तरफ से भी कमेटी बनाने की बात है कि देखो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आरोप लग रहा है परिवारवाद का, क्योंकि बैक टू बैक ऐसे सीजेआई की ही बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो अभी 3 सीजेआई पिछले दिनों, यानी कि चंद्रचूड़ साहब, उनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसके बाद ये जो अभी रिटायर हुए हैं सीजेआई संजीव खन्ना, उनके चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, और जस्टिस बीआर गवई जो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, उनका परिवार भी क्या था, ये आरपीआई
गवई गुट के प्रमुख थे इनके पिता आर.एस. गवई, और वो सांसद ही नहीं रहे, सांसद के साथ साथ ये कांग्रेस के साथ गठबंधन करके तीन राज्यों के गवर्नर भी रहे हैं। तीन राज्यों के, सिक्किम के, बिहार के, केरल के वो गवर्नर रह चुके हैं। लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, यानी राजनीति से सीधा संबंध रहा है। ये जब जज बने थे उस समय से भी राजनीति से संबंधित रहे हैं। तो इसलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव के समय जैसी नियुक्तियां होती थी वो सही था या कॉलेजियम सिस्टम के बाद। इसलिए एनजेएसी फिर से लाया जाएगा, कॉलेजियम खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट में जज और चीफ जस्टिस ऐसे बन रहे हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इसी जुडिशरी में है, जिनके पिता जज रहे हैं, जिनके चाचा जज रहे हैं, जिनके भाई भतीजा जज रहे हैं। ये ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों को ऐसे फंसाया है कि इनके अंदर छटपटाहट है। सीजेआई रहे संजीव खन्ना ने एक और मामले में जो गवई साहब को फंसाया है वो है वक्फ बोर्ड पर फैसला। उन्होंने जाते जाते ये तो कह दिया कि ये बड़ा पेचीदा मामला है और इस मामले में अब आगे सुनवाई आगे की बेंच करेगी, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हम रिटायर होने वाले हैं और इसमें अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने अपने एफिडेविट में कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिसका समाधान तत्काल नहीं हो सकता। इस पर लंबी सुनवाई चलेगी और इसलिए बी.आर. गवई ने भी इस मामले को आगे खिसका दिया। 20 मई को अपडेट दिया गया है वक्फ गैम की तरफ से, इनके ऊपर प्रेशर है। और जो सिटिंग में बैठे हुए वकील यानी कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे ये राजनीतिक वकील, ये पॉलिटिकल लॉयर हैं, क्योंकि इनका राजनीति से भी संबंध, ये सांसद राज्यसभा से, ये मंत्री रहते हैं अपने पार्टी की सरकारों के समय। कपिल सिब्बल मंत्री रह चुके हैं, अभिषेक मनु सिंघवी भी अब ये तलाश कर रहे हैं कि सांसद से मंत्री कब बन सके। तो इन लोगों के कारण ही ये फैसला तमिलनाडु वाला आया था और उन्हीं के कारण ही, इन्हीं के दबाव में आकर ही जो फैसला आया राष्ट्रपति को निर्देश जारी करने का, वो इन वकीलों में भी लॉबिंग चल रही है। हंगामा हो रहा है कि ऐसे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया है, इसलिए एक्शन सेटिंग पर इनकी भी होनी चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट में इस बीच वही हालात चल रहा है जो पाकिस्तान में चल रहा है, ऑपरेशन पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। अभी जो छटपटाहट वहां पर है, वैसे ही छटपटाहट सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, वकीलों के अंदर है, 34 जजों के अंदर है। और ये सबको लग रहा है कि अब तो सरकार चुप बैठने वाली नहीं है, अब तो सामना सामनी हुआ है संसद से नहीं बल्कि सीधे राष्ट्रपति से, और वो सुप्रीम है, संवैधानिक इकाई के प्रमुख हैं। तो इसलिए उनके साथ जो सीधा टकराव हुआ है उसमें तो कुछ बड़ा एक्शन भी हो सकता है। इसलिए नींद उड़ी हुई है, 34 के 34 जजों की नींद उड़ी हुई है। बड़े संवैधानिक पीठ बेंच बनाने की बात चल रही है और परेशानियां सुप्रीम कोर्ट के अंदर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।